तो आज का हमारा ये वीडियो हमारे एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट है कि मैं बजाज लाइफ के गोल एश्योर 4 प्लान का रिव्यू करूं। तो वीडियो रेडी है और इस वीडियो में हम क्या क्या करने वाले हैं, तो पहले तो हम प्लान को समझेंगे, फिर हम इसके प्रोस एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे, कितना रिटर्न दे सकता है ये प्लान, इसके फ़ंड के परफॉर्मेंसेस कैसे चल रहे हैं, इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि क्या ये प्लान एक वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट है कि नहीं। फटाफट से शुरू करते हैं। तो देखो, बजाज लाइफ एश्योर 4 जो प्लान है ना, वो एक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है ना। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान क्या होते हैं, यूलिप्स क्या होते हैं, तो यूलिप्स होते हैं बेसिकली इसमें आपको इंश्योरेंस मिल जाता है और जो आपका पैसा है ना वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है। अब म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कहाँ करते हैं, आपको पता है कि वो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं और कुछ चार्जेस उसमें आपको देना पड़ता है इस इन्वेस्टमेंट के को मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो ये जो म्यूचुअल फंड्स की यूनिट होती है ना, ये फ्यूचर में इनका जो प्राइस बढ़ता है और बढ़ के ये एक अच्छा अच्छा इन्वेस्टमेंट अमाउंट बन जाता है जब आपका पॉलिसी मैच्योर हो जाती है। और अगर बीच में कुछ हो जाता है तो इंश्योरेंस का प्लान हमारे नॉमिनी के काम आता है और एक अच्छा हैंडसम अमाउंट सम एश्योर्ड का हमारे नॉमिनी यानी कि डिपेंडेंट्स को मिल जाता है। तो ये प्लान कैसे काम करेगा, तो सबसे पहले आपने दिया प्रीमियम, मान के चलते हैं कि आपने 3000 रुपये का ही प्रीमियम दिया। एक छोटे अमाउंट से स्टार्ट करते हैं। इसमें से 200 रुपये लगभग इंश्योरेंस के मोर्टेलिटी चार्जेस के डिडक्ट कर लिए गए, है ना। बाकी बचे 2800 रुपये। अब इस 2800 रुपये के लिए आपके लिए म्यूचुअल फंड्स की यूनिट ले ली जाएगी, है ना। अब ये म्यूचुअल फंड की यूनिट्स कौन सी होंगी, ये म्यूचुअल फंड्स की वो यूनिट्स होंगी जो आप सेलेक्ट करोगे कि भाई मुझे इस प्लान में इस वाले पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में लगाना है, इसमें लगाना है ना। तो वो पैसा धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। इसमें से कुछ चार्जेस होंगे जो कि डिडक्ट कर लिए जाएंगे, है ना। लेकिन फिर भी ये 2800 का अमाउंट लगभग मान के चलते हैं कि 2700 के अराउंड तो इन्वेस्टमेंट हर महीने आपकी हो ही रही है। अब ये पैसा मार्केट में बढ़ता भी जाएगा और साथ में क्यूमुलेट भी हो जाएगा जैसे जैसे आप प्रीमियम देते जाओगे। इन द एंड ऑफ द डे अगर प्लान मैच्योर होता है तो एक हैंडसम अमाउंट मिलेगा और अगर बीच में पर्सन एक्सपायर हो जाता है तो फिर इंश्योरेंस काम करेगा और वहाँ पर 7x ऑफ योर एनुअल प्रीमियम आपको मिलेगा। तो मान के चलते हैं कि भाई 3000 दे रहे थे तो लगभग 36,000 आप एनुअल प्रीमियम दे रहे थे, तो इसका 7 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ लगभग 2.5 लाख मेरे हिसाब से शायद होगा इसके अराउंड, या 3 लाख के आसपास। इतना पैसा आपको एज ए इंश्योरेंस मिल जाता है। सपोज करता है कोई पर्सन सेकंड ईयर में एक्सपायर कर जाता है, थर्ड ईयर में एक्सपायर कर जाता है तो, है ना। और अगर कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक रहा, तो मेच्योरिटी का अमाउंट आपका एक अच्छा हैंडसम अमाउंट बन ही जाएगा, है ना। अब पहले तो की फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं, अगर आपको प्लान समझ में आ गया हो तो इस प्लान में सबसे पहला तो ये है कि आपको फंड बूस्टर मिल जाता है एट मेच्योरिटी। मतलब यानी कि 2% के अराउंड, मतलब आपका सपोज करते हैं कि 20 ईयर्स लेटर आपका जो प्लान है ना वो स्टैंड कर रहा है लगभग 20 लाख रुपए पर, यानी कि 20 लाख रुपए आपको मिलने वाले हैं, है ना। अब इस 20 लाख के लिए आपने जो एनुअल प्रीमियम दिया था, मान के चलते हैं कि 1 लाख रुपए का एनुअली दिया था, तो इसका ना 2% आपको अराउंड और मिल जाएगा, 20,000 के करीब इसमें और जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो ये फंड बूस्टर है बेसिकली। इसके बाद आता है लॉयल्टी एडिशन। 10 साल पर 15 साल बाद अगर आप प्लान में कंटिन्यूस बने रहते हैं ना, तो वो कुछ 1% 2% एनुअल प्रीमियम का आपके प्लान में और ऐड कर देते हैं, ठीक है। रिटर्न ऑफ मोर्टेलिटी चार्जेस, मतलब यानी कि जैसे मैंने बताया था कि वो 200 रुपये ऊपर कट रहे थे, किस चीज़ के कट रहे थे कि इंश्योरेंस आपको दिया गया इस बात के, वो सारा पैसा इन दी एंड विदाउट एनी इंटरेस्ट आपको वापस कर दिया जाएगा। तो जो भी पैसा बनेगा वो आपको वापस मिल जाएगा। अब इसमें एक और चीज़ है कि ऑप्शन है आपके पास कि आप चाहें तो डेथ या मेच्योरिटी बेनिफिट को इंस्टॉलमेंट्स में भी ले सकते हैं। मतलब कैसे कि भाई 25 साल का प्लान था, है ना, तब तक मैं अराउंड 50 ईयर्स का हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अपना पैसा सारा का सारा या तो मैं एक साथ वापस ले लूँ, पर मैं सारा पैसा एक साथ ले लूँगा तो मुझे टैक्स भी लग जाएगा। फिर मैं सोचूंगा कि मैं उस पैसे को कहाँ रखूँ, है ना, ये सारी झंझटें होंगी। तो इससे अच्छा है कि प्लान को चलने दिया जाए। भाई म्यूचुअल फंड की यूनिट है ना, वो आगे कैरी फॉरवर्ड होती रहेंगी, यानी कि उसमें रिटर्न बढ़ता रहेगा और जितना पैसा मुझे चाहिए, अब मान के चलो 50% चाहिए या 25% चाहिए, 20% चाहिए, जैसा भी मेरे को चाहिए, या मेरे को सिस्टमेटिक चाहिए कि मैं 10,000 रुपये हर महीने इस अमाउंट से विड्रॉल करता रहूँ, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, है ना। चाहे तो मैं इसके लिए एन्युटी भी बाय कर सकता हूँ, जैसा भी मेरी चॉइस हो। अब ये कहते हैं कि इसमें ना 4 इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है जिनको कि आप फ्यूचर, अभी मैं बताऊँगा आगे चल के, है ना, इसके अकॉर्डिंग आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, या और भी इनके कुछ सिस्टम है, ठीक है।
अब इसमें कहते हैं ये मल्टीपल फंड्स अवेलेबल हैं चूज़ करने के लिए, मतलब यानी कि डेट फंड है, इक्विटी फंड है ना, इक्विटी में एग्रेसिव है, नॉन एग्रेसिव है, ठीक है, लिक्विड फंड है। ऑप्शन टू रिड्यूस प्रीमियम, एक और ऑप्शन ये बड़ा अच्छा बताते हैं कि जैसे कि सपोज़ करो कि आप कहते हो कि भाई मैं 5 लाख रुपए का या 7 लाख रुपए का इसमें मुझे इंश्योरेंस मिल रहा है, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे जैसे मेरे फ़ंड की वैल्यू बढ़ती चली गई है ना, तो भैया ऑलरेडी मेरा जो इंश्योरेंस का वैल्यू है, यानी कि जो मेरे को इंश्योरेंस का सम एश्योर्ड है वो उसको अचीव नहीं कर पा रहा है, वो कमी है, तो जो आपका जो प्रीमियम का अमाउंट है ना वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है इसमें। अगली चीज़ है डिक्रीज सम एश्योर्ड एंड चेंज प्रीमियम पेमेंट टर्म, यानी कि आप अपने इस प्लान को ना मॉडिफाई भी कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, टॉप अप प्रीमियम ले सकते हो, ठीक है। ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ फोकस करते हैं कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हमारे लिए राइडर्स। तो कौन कौन से राइडर्स अवेलेबल हैं, तो इसमें 3 राइडर हैं, कोई अपने अकॉर्डिंग आप चुन सकते हो कि आपको कौन सा चाहिए। एक्सीडेंटल प्रोटेक्शन राइडर है, इसमें बेसिकली एक्सीडेंट के केस में डबल का प्रीमियम हो जाता है, यानी कि अगर आपका 7 लाख रुपये का सम एश्योर्ड था तो वो 14 लाख रुपये का हो जाएगा, ठीक है, 7 का था वो 14 लाख रुपये हो जाएगा, ठीक है। और एक और चीज़ है कि अगर पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी होती है तो उस केस में भी कुछ लमसम अमाउंट मिल जाता है। इसके अलावा केयर प्लस राइडर है, इसमें बेसिकली क्या होता है, क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा आपको, एक ऐप के थ्रू मैनेज होता है ना, तो ये ऐप इसमें क्या होता है, आप अपने ना डॉक्टर का फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं, मतलब यानी कि 5 बार, जैसे साल में 10 बार अपना है ना फ्री डॉक्टर्स अवेलेबल रहेंगे जिनसे कंसल्टेशन लिया जा सकता है टेलीफोनिक, है ना। फिर उसके बाद लैब रिपोर्ट वगैरह भी निकलवा सकते हो, उसमें बहुत कम चार्जेस पे आता है ना। फार्मेसी का बेनिफिट है, कुछ 20% अराउंड आपको डिस्काउंट इसमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर फिटनेस के लिए ना कुछ जैसे कि आप 20,000 स्टेप चलते हो, है ना, कुछ ऐप ऐसे बेनिफिट देते हो ना तो कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, है ना, न्यूट्रिशनिस्ट मिल जाता है इसमें, ऐसे आपको इसमें छोटे छोटे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे इनके ऐप के थ्रू। बेसिकली आपने ऐसी चीज़ें ना बहुत ऐप्स देखे होंगे जो आपको इन चीज़ों में हेल्प करते हैं। बेसिकली ये वेलनेस वाले ऐप है ना, तो डॉक्टर ऑन कॉल वगैरह की फैसिलिटी है। इसके अलावा तीसरा एक राइडर और है क्रिटिकल इलनेस राइडर। तो कुछ क्रिटिकल इलनेस उससे होती है जिसमें क्या होता है कि इलनेस डिटेक्ट होते ही 10% जो होता है ओवरऑल सम एश्योर्ड का आपको इमीडिएटली अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है ताकि बंदा इलाज करा सके। जैसे कि कोई बंदा है उसको कौन कौन सी क्रिटिकल इलनेस हो सकती है, तो देखो ये है कोमा, किडनी फेलियर, स्ट्रोक, मेजर ऑर्गन फेलियर, है ना, परमानेंट पैरालिसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस कुछ होगा जो भी है ना, ब्लाइंडनेस। तो ये कुछ पर्टिकुलर डिजीज़ है जिसमें कि राइडर काम कर सकता है। लेकिन राइडर लेने से ना आपको एक देखने को चीज़ ये मिलेगी कि राइडर आपके ओवरऑल प्लान की जो प्रीमियम है उसको बढ़ा देगा। तो अकॉर्डिंगली अपनी रिक्वायरमेंट ही चुनना है उसको, चाहे तो लगे ज़रूरत तो चुनिए, अदरवाइज़ स्किप कर दीजिए। अब मेन बात करते हैं कि जो हमने म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना है वो कौन कौन से फंड हैं, है ना। तो देखो बजाज में ना बहुत सारे आपको करेंटली फंड दिख रहे होंगे। इक्विटी ग्रोथ फंड है ना, एक्सीलरेटेड मिड कैप फंड है, प्योर स्टॉक फंड है, प्योर स्टॉक फंड, इसके बाद 2 है, एसेट एलोकेशन फंड है, ब्लू चिप फंड है, बॉन्ड फंड है, लिक्विड फंड है ना, फ्लेक्सी कैप फंड है। अब ये सारे फंड जो है ना कुछ इक्विटी के हैं, इसमें कुछ आपके डेट के फंड है ना, जो डिबेंचर्स और बॉन्ड्स में लगाते हैं, कुछ लिक्विड फंड है ना, इस तरीके से फंड है। अब इन फंड्स में किस फंड में इन्वेस्ट करना है, कौन सा चूज़ करना है, इसके लिए हमें क्या देखना होगा, इसके लिए हमें देखना होगा फंड की परफॉर्मेंसेस क्या चल रही हैं। इसके अलावा इन फंड्स को आप इनकी वेबसाइट पर डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, साथ ही इस ब्रोशर में भी डिटेल में दिया हुआ है। बजाज का ब्रोशर डाउनलोड करेंगे तो आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगी। अब अगर बजाज का आप कोई भी प्लान ले लेते हैं ना तो ऑलमोस्ट ये सारे म्यूचुअल फंड्स कॉमन ही होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई एक कंपनी है वो 10, 15, 50 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स मैनेज नहीं कर सकती। म्यूचुअल फंड के जो अलग अलग एसेट क्लास उसने बनाए हैं, ठीक है। तो आप चाहे गोल एश्योर 4 लें, 3 लें, 5 लें या कोई भी प्लान आप लें, उसमें क्या होता है कि ये सेम म्यूचुअल फंड्स ही होते हैं। आप जो म्यूचुअल फंड आप चुनना चाहते हैं उसका आपको नाम ध्यान रखना है और क्या करना है, बजाज की वेबसाइट पर जाना है। तो लो मैं फटाक से यहाँ पर खोल भी देता हूँ आपके लिए, है ना, और हम अपन ये क्या करते हैं, अपन इसकी परफॉर्मेंस को चेक कर लेते हैं। तो ये आ गए हम बजाज लाइफ इंश्योरेंस की वेबसाइट पर, है ना, और फंड परफॉर्मेंस पे आप क्लिक कर दो। अब यहाँ पर फंड परफॉर्मेंस पे क्लिक करने के बाद आपको अपना प्लान ढूंढ लेना है। तो इसमें अगर आपका प्लान आता है तो ठीक, अगर नहीं आता है तो सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पर जो भी आपका म्यूचुअल फंड जिसकी भी आप परफॉर्मेंस देखना चाहते हो, सिंपली आप ब्राउज़र पे गए, आपने देखा कि इक्विटी ग्रोथ फंड सेकंड का मुझे परफॉर्मेंस देखना है ना, इक्विटी ग्रोथ सेकंड फंड। तो यहाँ सिंपली क्लिक करो और आ जाएगा आपका, सबमिट करना है ना। तो अब ये मैंने
10 ईयर्स के परफॉर्मेंस इसके निकाल लिए। ये देखिए 10 ईयर्स में जो बेंचमार्क था वो 10% का था, जबकि इसने परफॉर्मेंस अपना 11% दिया। तो मतलब परफॉर्मेंस तो अच्छा आ रहा है। अगर सिंस इंसेप्शन देखिए, यानी कि जब से ये फंड शुरू हुआ होगा तब से अगर देखें तो लगभग 12.5% के आसपास इसका रिटर्न है। ठीक है, अब क्योंकि ये इक्विटी फंड है इसलिए अग्रेसिव परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर आप यहीं लिक्विड फंड देखेंगे कोई, या बॉन्ड डिवेंचर वाला फंड देखेंगे, तो उसके परफॉर्मेंसेस आपको लो भी दिखाई देंगे। जैसे अपन डेट प्लस फंड पे क्लिक करते हैं, है ना, और इसका परफॉर्मेंस देखते हैं, तो देखो इसका करीब 6.14 का ये रिटर्न आ रहा है। ठीक है, ये वाला रिटर्न पार्ट है, ये रिटर्न का पार्ट है। तो 6.14 इसका रिटर्न आ रहा है और बेंचमार्क को ये बीट भी नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है कि भाई फंड की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। क्यों? 6% का रिटर्न मिल रहा है। आप कहोगे कि इतना तो मैं कमा लूँगा पोस्ट ऑफिस में ही, यू आर राइट, बट वहाँ पर आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, पहली चीज़। सेकंड चीज़ कि अगर आप यहाँ मिक्स स्ट्रेटजी करते हो कि इक्विटी डेट का मिक्स लेते हो, ठीक है, तो एक जगह स्टेबिलिटी और एक जगह थोड़ा सा ग्रोथ, यानी कि लगभग 8% के अराउंड आप रिटर्न बना लेते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि जो उसके एनुअल चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर एनुअल चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, है ना, तो वहाँ पर आपका जो 8% का रिटर्न है ना, और उसमें से अगर 3% 2% अगर आपका चार्जेस का कट गया तो आपका जो रिटर्न है वो अगेन 6 या 5.5% के अराउंड रह जाएगा, जो कि अगेन मुझे सही नहीं लगता है। एसेट एलोकेशन फंड देखते हैं। हाँ, इसका देखिए नीचे आप बजाज लाइफ फंड का रिटर्न है 8.5%। तो अगर इतना ही रिटर्न है ना, और दूसरी साइड आपका इस पर चार्जेस भी लग रहे हैं, तो वो रिटर्न जो है ना वो काफ़ी लो चला जाएगा। एक बार फिर से प्रोडक्ट पे आते हैं और देखते हैं एक्सीलरेटेड मिड कैप फंड। अब मुझे इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है तो मैं एक्सीलरेटेड फंड वाले पे आता हूँ। मिड कैप फंड हो गया और फंड 2। तो फंड 2 पहले देखते हैं इसका परफॉर्मेंस क्या चल रहा है। तो इसका 13.51 के अराउंड चल रहा है, जो कि मतलब ठीक लग रहा है ना। और अगर पुराने वाले इसके फंड का परफॉर्मेंस देखें तो वो क्या है, वो 12.82 है। और अगर सिंस इंसेप्शन बात करें, जब से स्टार्ट हुआ था तब से 14% है। तो 14% तो रिटर्न ठीक लगता है। लेकिन अगर आप ये देखें कि मार्केट में अगर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो इससे ज़्यादा 15, 18, 20, 22% तक के रिटर्न आपको देखने को मिलते हैं। तो अब ऐसे में आदमी कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई यूलिप प्लान में क्यों लगाया जाए, चार्जेस भी दें, फिर मोर्टेलिटी चार्जेस भी दे रहे हैं, फिर उसके बाद आप फंड मैनेजमेंट चार्जेस भी 1.5% के अराउंड ले रहे हो, 1.35, और फिर परफॉर्मेंस भी इतने लो हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग गया कि भाई मैं म्यूचुअल फंड में पैसा लगाऊं और साथ में एक टर्म इंश्योरेंस ले लूं। तो टर्म इंश्योरेंस लेकिन सबको नहीं मिलता। टर्म इंश्योरेंस भाई किसको मिलता है? तो जो सैलरीड क्लास होता है ना, जनरली उसी को, नेटवर्थ हाई जिसकी होती है उसी को ये लोग टर्म इंश्योरेंस देते हैं। तो ऐसे में आपके लिए यूलिप लेना थोड़ा सा मतलब एक तरह से बाइंडिंग बन जाता है, या यूँ कह सकते हैं कि एक लास्ट ऑप्शन बनता है ना। तो ये देख लिया हमने फंड की परफॉर्मेंस, और हमें लगता है कि जो हाईएस्ट होगा ना वो इसमें 14% तक का ही रिटर्न आ रहा है। तो एक बार फिर से हम अपने ब्रोशर पे जाते हैं और हम देखते हैं कि इसके चार्जेस क्या कहते हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं चार्जेस की। तो प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस तो नील है, जो कि मुझे सही लगा। फर्स्ट ईयर में 1.5% पर एनम का चार्जेस लग जाएगा, किस पे? पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, है ना, ये भी मुझे ज़्यादा लग रहा है। सेकेंड टू 10th ईयर 3% पर एनम देना पड़ेगा, अगेन मुझे सही नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि भाई जब मेरा रिटर्न ही 14% का है और 3% का मैं चार्जेस ही दे दूंगा, ठीक है, तो फिर मैं कमाऊंगा क्या? 11वीं ईयर से आपका चार्जेस ये रिमूव हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो इक्विटी का फंड मैनेजमेंट चार्जेस है ना, वो सबसे हाई है और वो 1.35% है। जितने भी इक्विटी फंड है ना उनमें सब में चार्जेस हाई है। लिक्विड फंड में भी देखो यहाँ पे मुझे थोड़ा हाई लग रहा है, भाई ये भी कम होना चाहिए। अब ये अगर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे ना तो ये 0.75 से लेकर के मिनिमम 0.10 तक होते हैं, है ना, इंडेक्स फंड में। तो जब भाई डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट करके सिर्फ इतना पैसा देना पड़ रहा है, तो मैं यहाँ पर इनडायरेक्ट में इन्वेस्ट करके इतना पैसा क्यों दूंगा? ऊपर से मुझे एक और समस्या ये झेलनी पड़ रही है कि भाई वो प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस देना पड़ रहा है। तो अगर दोनों को मिला दूँ तो 3% वो दिया, 1.35 एक दिया, तो कितना हो गया? 3 और 1 4, 4.35 तो मैंने चार्जेस का दे दिया। तो मेरे पास क्या बच गया? 9% के अराउंड मेरे पास रिटर्न का बचेगा। तो क्या 9% जस्टिफाई होता है? मतलब मैं
एक तो रिस्क भी लूँ, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूँ, फिर उसके बाद मेरा रिटर्न भी अच्छा ना आए। तो मुझे थोड़ा सा ये लगा कि कंपनी को, सभी कंपनीज़ को चार्जेस घटाने चाहिए और IRDA को इस रिकॉग्निजेंस लेना चाहिए कि भाई नहीं, ये यूलिप पे आप बहुत ज़्यादा चार्जेस ले रहे हैं, इनको रिड्यूस कीजिए। ठीक है। अब अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो भैया मैक्सिमम एज इस प्लान में एंट्री की है 60 और मिनिमम एज यानी 18 साल के बच्चे के लिए या बच्चे के लिए भी इसको लिया जा सकता है। अगर 60 पे प्लान लेते हो ना तो 15 साल के लिए मैक्सिमम ले सकते हो, 75 साल तक चलेगा। पॉलिसी टर्म की अगर बात करूँ तो 10 साल, 15 साल और 20 साल के लिए पॉलिसी टर्म लिया जा सकता है। ठीक है। प्रीमियम पेमेंट टर्म भी रेगुलर 20 साल तक चल सकता है, जो कि एक अच्छी बात है। और इस प्लान को कितने प्रीमियम से स्टार्ट कर सकते हैं, तो जैसा मैंने बताया था कि ईयरली 36,000 से इस प्लान को स्टार्ट किया जा सकता है, मतलब यानी कि मंथली 3,000। तो मतलब ठीक है, बहुत लो अमाउंट के साथ ये प्लान स्टार्ट होता है। और सम एश्योर्ड जो आपको मिलेगा वो मैंने बताया था 7 टाइम्स ऑफ योर एनुअल प्रीमियम आपको मिल जाएगा इसमें। अब जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो ना इसमें, उसकी ना ये कहते हैं कि हमारे पास 4 स्ट्रेटजी है। स्ट्रैटेजी क्या मतलब, आपने म्यूचुअल फंड्स तो खुद से चुने, ठीक है, लेकिन स्ट्रैटेजी आपको 4 ऑप्शन में मिलती है कि आप डिसाइड कर लो कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स आपने चुनने हैं, 4, 5, 6 जितने भी आप चुनने चाहो, है ना, वो आप चुन लो कि भाई इनमें फंड में मेरा पैसा लगाया जाए और वो उसी में रहे। ठीक है। दूसरा है कि व्हील ऑफ लाइफ पोर्टफोलियो ऑप्शन। अब इसमें क्या होता है कि वो कहते हैं कि भाई पहले स्टार्टिंग में तो हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे इक्विटी में, ठीक है, आपका पैसा इक्विटी में लगा देंगे, फिर बाद में हम उसे धीरे धीरे करके कहाँ लेके आएंगे, डेट में लेके आ जाएंगे। क्यों? डेट वाला फंड जो होता है ना, सिक्योर होता है, स्टेबल रिटर्न देता है, मार्केट रिस्क इसमें कम होता है। ठीक है। तो जैसे जैसे पहले आप अच्छा रिटर्न कमाओगे, धीरे धीरे जब प्लान एंड पे आ जाएगा तब थोड़े से चार्जेस भी रिमूव हो जाएंगे। उस दौरान हम आपका डेट में पैसा लगा देंगे तो आपको चार्जेस भी नहीं पड़ेंगे और डेट में आपको स्टेबल रिटर्न मिलेगा। मनी यानी आपका अगर 70-80 लाख रुपए का पोर्टफोलियो पहुंच गया है तो वो अब एकदम सडनली नीचे नहीं आएगा मार्केट के इफेक्ट से। ठीक है। इसके बाद कहते हैं वो ट्रिगर बेस्ड पोर्टफोलियो। अब कहूँ तो मैं इसको समझाऊँ, अदरवाइज़ तुम स्किप करके थोड़ा सा आगे बढ़ जाना। देखो इसमें क्या है कि ये कहते हैं कि हम आपका जो पैसा है ना 75% इक्विटी में लगा देंगे और 25% आपका डेट में लगा देंगे। अब अगर इक्विटी में ग्रोथ अच्छा देखने को मिलता है और वो इसके 3x से ऊपर चला जाता है, यानी कि अगर ये 75% और ये हो जाता है 90%, 75 से बढ़ करके 90 पहुंच गया, ठीक है, तो जो आपका ये जो 15% जो पैसा बढ़ा है ये उठा करके हम लिक्विड फंड में लगा देंगे। बस इतना ही है। मतलब यानी कि जैसे जैसे इक्विटी अपना वैल्यू इंक्रीज़ करेगा वो पैसा उठा करके ये लिक्विड फंड में लगा देंगे। ठीक है। इससे बेनिफिट ये होगा कि भाई इक्विटी में जो एक आपका जैसे 75 लाख रुपए का अमाउंट बना हुआ था तो वो उतने का उतना ही रहेगा, उसका जो आपको रिटर्न आ रहा है उस रिटर्न को लिक्विड फंड में लगाते जाएंगे ताकि पैसा सिक्योर रहे। ठीक है। अब इसके बाद है ऑटो ट्रांसफ़र पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी। इसमें क्या होता है कि आप एक परसेंटेज डिसाइड कर लेते हो कि भाई मैं स्टार्टिंग में इतना % डेट में रखना चाहता हूँ। भाई आपने वन टाइम में लिया ये प्लान, यानी कि इंस्टॉलमेंट्स में नहीं लिया, आपने डिसाइड किया कि मैं 10 लाख से ये प्लान लेता हूँ, तो अब 10 के 10 इक्विटी में उन्होंने डाल दिए। ठीक है। अब इक्विटी में जैसे ही उन्होंने डाले तो पूरा मार्केट गिरा और आपका 10 लाख रुपए 7 लाख रुपए पे बन गया। अब आपको सडनली नुकसान हो गया। तो वो ऐसा नहीं कहते, वो कहते हैं कि आपका जो भी पैसा आप दोगे वो हम डेट में डाल देंगे, डेट वाले फंड्स में डाल देंगे और यहाँ से थोड़ा थोड़ा पैसा इक्विटी में ट्रांसफ़र करते रहेंगे। तो फोर्थ स्ट्रैटेजी ये है कि वो खुद आपका सारा पैसा उठा करके इंस्टॉलमेंट में इक्विटी में ट्रांसफ़र करेंगे जिससे कि सिस्टमेटिकली रिस्क कवर हो। ठीक है। तो ये चारों स्ट्रैटेजी थी। नहीं समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, पर्सनली फ़ोन पे बता दूंगा। ठीक है। तो अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पे और इस प्लान को यहीं ख़त्म करते हैं। तो देखो फाइनल वर्डिक्ट हमारा क्या है, तो इंश्योरेंस की अगर पार्ट की बात करें तो जो हमें इंश्योरेंस मिल रहा है ना इसमें 7x मिल रहा है। मतलब अगर कोई पर्सन 1 लाख रुपये एनुअल प्रीमियम दे रहा है ना, 1 लाख रुपए प्रीमियम दे रहा है तो उसको केवल 7 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिल रहा है। मतलब सपोज करो कि एक पर्सन है जिसकी इतनी कैपेसिटी है कि उसको 10-15 लाख रुपए की तनख्वाह मिलती होगी तभी तो वो 1 लाख रुपए का प्रीमियम दे पा रहा है साल में। ठीक है। तो ऐसे वर्ष व्यक्ति के लिए क्या 7 लाख रुपए सफिशिएंट इंश्योरेंस है? मतलब उसकी फैमिली को कवर कर लेगा? नहीं, उसको एडिशनल इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर इस प्लान में बात करें क्या इंश्योरेंस सफिशिएंट है? नहीं, आपको फिर भी दूसरे प्लान्स
के थ्रू इंश्योरेंस लेना पड़ेगा और आपके लिए ये सफिशिएंट इंश्योरेंस नहीं है। अब म्यूचुअल फंड वाले पार्ट की बात करूं तो देखो इसमें हमने क्या देखा, हमने देखा कि इसमें 14% के अराउंड रिटर्न अपने को देखने को मिला, लेकिन जो चार्जेस वाला पार्ट था ना वो इसका करीब 4% उड़ा दे रहा था और 10% के अराउंड आपको रिटर्न इसमें देखने को मिल रहा था। अब ये 10% भी मैं कैसे बता रहा हूँ कि मैं सिर्फ एक म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ जिसका कि मैक्सिमम 14% का रिटर्न था, लेकिन सबका ऐसा नहीं है। लेकिन अगर जब मैं कई सारे म्यूचुअल फंड्स चुन लूँगा ना तो किसी का 8% का रिटर्न होगा, किसी का 6% का रिटर्न होगा। तो ओवरऑल जब मैं अगर बात करूँगा ना तो हो सकता है कि वो रिटर्न ना चार्जेस वार्जेस डिडक्ट करने के बाद 7% अराउंड ही रह जाए। क्यों? क्योंकि चार्जेस भी इतने ज़्यादा लग रहे हैं और फिर 20 साल वेट करना है, फिर जा कर के भाई मार्केट की भी स्टेबिलिटी नहीं पता। भाई आजकल तो मार्केट की कंडीशन ख़राब है, अगर मैं 1 साल का रिटर्न देखूं तो वो तो 4% भी नहीं आ रहे। ये तो मैंने सिंस इंसेप्शन रिटर्न देखा था, पिछले 20 साल की या 10 साल की पोजीशन देखी थी तो मैं बता रहा था। लेकिन प्रेजेंट में जो टाइम ख़राब है उसके अकॉर्डिंग तो 4% का भी रिटर्न नहीं है म्यूचुअल फंड्स का, और ऊपर से 4% के तो चार्जेस ही लगने हैं स्टार्टिंग में। तो मेरा पैसा बढ़ने की जगह घटने की स्थिति में आ रहा है यार। तो ठीक है, कुछ नहीं कहूँगा, आगे बढ़ता हूँ। तो रिटर्न वाले पार्ट से तो मैं ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हूँ, इंश्योरेंस वाला पार्ट भी मुझे उतना सही नहीं लगा। बट फिर भी मैं ये कहूँगा ओवरऑल अगर किसी को लगता है कि ये प्लान कंसीडर किया जाए तो ना इम्पॉर्टेंट ये है कि स्टार्टिंग में इक्विटी वाले पार्ट में पैसा इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि इक्विटी में आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम जो है ना उसमें आप मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मार्केट कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर आता है, कभी नीचे जाता है। और पिछले 2-4-5 साल में म्यूचुअल फंड्स के डायरेक्ट रिटर्न्स के भी बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस नहीं रहेंगे। तो मैं बजाज के परफॉर्मेंसेस के बारे में तो ज़्यादा कह ही नहीं सकता। तो ओवरऑल वर्डिक्ट आपका है, डिसीजन आपका है ना। सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बता दी, रिटर्न्स भी कैसे निकल रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इंश्योरेंस पार्ट मैंने आपको अच्छे से बताया। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आपको लाइक करना है। कोई और भाई आपके सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।